हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है केवीएस 2025 टीजीटी साइंस का हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आपको पता है केवीएस टीजीटी साइंस बायोलॉजी सिलेबस में आपको ये सब टॉपिक्स दिए गए हैं: सेल, टिश्यू, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फूड प्रोडक्शन एंड आवर एनवायरनमेंट। तो सेल के एमसीक्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टिश्यू का टॉपिक। तो टिश्यू के टॉपिक में उन्होंने आपसे क्या एक्सपेक्ट किया है? आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ने हैं प्लांट और एनिमल टिश्यू के। उन्होंने आपसे एनिमल्स में सिर्फ 4 टाइप के टिश्यू एक्सपेक्ट किए हैं और प्लांट्स के अंदर वो आपसे सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले आपको समझना है कि टिश्यू होता क्या है। तो जैसे हम सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब बहुत सारी सेल्स मिलके एक क्लस्टर बना लेती है, एक ग्रुप बना लेती है, तो वो क्या फॉर्म करती है? टिश्यू फॉर्म करती है। ठीक है, तो जब एक बहुत सारी सेल्स आपस में ग्रुप कर लेती हैं और उनका जो वर्क है वो एकदम सिमिलर होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब वो सारी की सारी सेल्स काम करती है, तो उसी को हम क्या टर्म करते हैं? टिश्यू टर्म करते हैं। ठीक है, तो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, तो टिश्यू क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल्स है। अब आपको पता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो एक मेजर डिफरेंस होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। जैसे एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, वैसे प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी है और फिक्स्ड है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। इसलिए उनके अंदर जितने भी टिश्यू प्रेजेंट है उनका मेजर फंक्शन क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना। ठीक है, इसलिए उनके ज़्यादातर टिश्यू जो होते हैं वो डेड रहते हैं, क्योंकि डेड सेल क्या प्रोवाइड कर सकती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकती है और उनके अंदर लेस मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। अब जो हमारे प्लांट टिश्यू है उनको मेजरली हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और हमारी दूसरी कैटेगरी है परमानेंट टिश्यू। तो अगर आपके प्लांट के टिश्यू के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी बची हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, यानी कि वो टिश्यू जो अभी भी डिवाइड करने की कैपेसिटी रखता है उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और जो टिश्यू ये एबिलिटी खो देता है, डिवाइडिंग करने की एबिलिटी खो चुका है, उसको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, डिवाइडिंग टिश्यू के अंदर हमारे 3 टाइप के टिश्यू आते हैं: एपिकल मेरिस्टीम, इंटरकैलरी मेरिस्टीम और लेटरल मेरिस्टीम। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टीम जो होता है वो एपिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारी नोड्स एंड इंटर नोड्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टीम प्रेजेंट होता है। और हमारे जो प्लांट की बार्क है, उसकी जो स्टेम है, उसकी जो गिर्थ इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से इंक्रीज होती है? लेटरल मेरिस्टीम वहां पर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, प्लांट्स के सिर्फ उन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं जहां पर डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट है और इनको ही हम क्या बुलाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बुलाते हैं। अब जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनकी सेल्स क्योंकि डिविजन शो कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, बहुत ही पतली पतली थिन सेलुलोज वॉल प्रेजेंट है और एक प्रोमिनेंट, और आपको प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी यहाँ देखने को मिलेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो रही है। क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? इनकी सेल्स जो है वो बहुत एक्टिव है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, थिन सेलुलोज वॉल प्रेजेंट है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है। जो बात आपको ध्यान रखनी है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अपने अंदर क्या लैक करते हैं? वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब देखो, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक थे एपिकल मेरिस्टीम, दूसरे थे इंटरकैलरी मेरिस्टीम और तीसरे थे लेटरल मेरिस्टीम। इनके मेजर फंक्शन क्या है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो अगर आप अपने एपिकल मेरिस्टीम को देखोगे तो आपके जो प्लांट है उसकी जो स्टेम की टिप है और जो उसकी रूट की टिप है वहां पर प्रेजेंट होता है हमारा एपिकल मेरिस्टीम। अब एपिकल मेरिस्टीम क्या करता है? आपके प्लांट की अगर शूट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, शूट की लेंथ बढ़ रही है या फिर रूट की लेंथ बढ़ रही है, तो वो किसकी वजह से बढ़ रही है? क्योंकि उसके शूट टिप में और रूट टिप में क्या प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टीम नाम का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, ये फंक्शन होता है हमारे एपिकल मेरिस्टीम में। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टीम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टीम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारी लीव्स और जो हमारी इंटरनोड्स है उनके बेस में प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो इंटरकैलरी मेरिस्टीम है वो मैच्योर टिश्यू के बीच के अंदर प्रेजेंट रहते हैं
और इसलिए आपने देखा होगा जब भी कभी किसी फील्ड में बहुत सारा ग्रास उगा हुआ है, ठीक है, शुगर केन उगा हुआ है, अगर उसकी पत्तियों को कौन खा जा रही है, गाय भैंसे चढ़ जा रही है, उसके बाद भी आपने देखा होगा दोबारा से ग्रास की लेंथ इंक्रीज होती रहती है। अब देखो टिप को तो वो खा गई थी, तो अब टिप तो लेंथ नहीं बढ़ा सकती, एपिकल मेरिस्टीम तो एब्सेंट हो गया क्योंकि टिप के अंदर प्रेजेंट होता है, वो शूट की टिप के अंदर प्रेजेंट था और शूट को तो कैटल ने खा लिया है। फिर भी दोबारा से घास की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टीम है वो अभी भी प्रेजेंट है और वो क्या करता है, फिर उनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो आपसे अगर कभी पूछा जा रहा है कि आपके ग्रास को ग्रेस कर लिया गया है और दोबारा से उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो वो किसकी वजह से बढ़ती है? इंटरकैलरी मेरिस्टीम की वजह से बढ़ती है। उसके बाद आता है हमारा तीसरे टाइप का मेरिस्टीम टिश्यू, जो है लेटरल मेरिस्टीम। तो आपने देखा होगा जब हमारा छोटा सा प्लांट होता है, धीरे धीरे जब वो पेड़ बन जाता है, तो जो उसका तना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। तो जो हमारे स्टेम और रूट की जो गिर्द बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, वो किसकी वजह से बढ़ती है? लेटरल मेरिस्टीम की वजह से बढ़ती है, जिसको हम कैम्बियम भी टर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एपिकल मेरिस्टीम का रोल क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टीम का रोल क्या होता है और लेटरल मेरिस्टीम का रोल क्या होता है। ये थे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड कर सकते हैं, जिनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, बहुत एक्टिव सेल्स है और डेंस साइटोप्लाज्म इनके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे प्लांट टिश्यूज के अंदर आते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। तो हमारे ऐसे प्लांट टिश्यूज जो अब डिवाइड करने की कैपेसिटी खो चुके हैं और एक स्पेसिफिक रोल उन्होंने ले लिया है, यानी कि एक पर्टिकुलर रोल ही वो अब निभा पाते हैं, तो उसको हम क्या टर्म करते हैं? परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है एक परमानेंट शेप ले लेने की, साइज ले लेने की, फंक्शन डिसाइड कर लेने की, इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? डिफरेंशिएशन बुलाते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जिसका मतलब है ये एकदम डिसाइड हो चुका है कि ये जो पर्टिकुलर टिश्यू है ये क्या करने वाला है, इसकी शेप डिसाइड हो चुकी है, इसका साइज डिसाइड हो चुका है, इसका फंक्शन डिसाइड हो चुका है, तो हम कहते हैं कि डिफरेंशिएट हो गए हैं। तो हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स है वो जब डिफरेंशिएट हो जाती है तो वही क्या बनाती है? परमानेंट टिश्यू बनाती है। देखो कोई भी जो टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक तब तक है जब तक उसके अंदर डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है। अगर वही डिवाइडिंग सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाए? नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, एक परमानेंट फंक्शन ले ले, तो उसको हम क्या टर्म करने लग जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बोलने लग जाते हैं। अब हमारे जो परमानेंट टिश्यू है उनको हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होते हैं हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरलकाइमा को। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हम पढ़ते हैं जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा कि जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू किसके एग्जाम्पल है? सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है? आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरलकाइमा या फिर जाइलम। तो आपको पता है कि जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है और जो हमारा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरलकाइमा है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने पैरेन्काइमा टिश्यू को। तो हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत सारी अनस्पेशलाइज्ड सेल्स देखने को मिलती है, बहुत ही पतली सी थिन सी सेल वॉल देखने को मिलती है और बहुत सारी लाइव सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्या होता है? बहुत सारी लाइव सेल्स लूजली पैक्ड रहती है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है क्योंकि उसकी जो सेल्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड नहीं है, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है, बहुत ही लूजली पैक्ड है, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यू का काम क्या होता है? ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। पैरेन्काइमा टिश्यू जो है स्टेम और रूट के, वो न्यूट्रिएंट एंड वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। मैंने बताया पैरेन्काइमा टिश्यू की जो वॉल्स है वो बहुत ही पतली है और किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान रखना क्योंकि पैरेन्काइमा, स्क्लेरलकाइमा और कोलेनकाइमा तीनों की जो सेल वॉल है वो अलग अलग मटेरियल की बनी होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन से मटेरियल है, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही पतली है और किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या क्या काम कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं, स्टोरेज का फंक्शन करते हैं, सिक्रीशन का फंक्शन करते हैं। तो आपको याद रखना है कि पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स है वो बहुत ही लूजली पैक्ड है, ज़्यादातर सेल जो है वो लिविंग सेल्स है। ये प्लांट को सपोर्ट करने का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। उसके बाद है ना हमारे पैरेन्काइमा के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो दो टाइप के फॉर्म हमें इसके देखने को मिलते हैं, एक को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, दूसरे को हम बोलते हैं एरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा के अंदर क्या होता है? ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ये किस में मदद करता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में मदद करता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्योंकि, तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरेन्काइमा हो गया। तो ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसको हम टर्म करते हैं क्लोरेन्काइमा।
उसके बाद आपने देखा होगा जब भी कभी आप एक वाटर बॉडी के पास से गुजरते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो वो एक्वेटिक प्लांट्स है ना सरफेस के ऊपर तैर रहे हैं, अंदर नहीं डूब रहे हैं, पानी के अंदर नहीं डूब रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट है। तो ऐसा पैरेन्काइमा जो उन्हें बॉयंसी प्रोवाइड करता है, उनकी तैरने में मदद करता है, उसको हम क्या टर्म करते हैं, एरेनकाइमा टर्म करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर आपको एयर कैविटीज देखने को मिलती है जिसको हम क्या टर्म करते हैं, एरेनकाइमा टर्म करते हैं। और इसका काम क्या होता है, हमारे जितने भी एक्वेटिक प्लांट है उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है। एक एक्वेटिक प्लांट का नाम मैं आपको बता देती हूँ, वो होता है वाटर हाइसिंथ, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बुलाते हैं, जिसको हमने इंट्रोड्यूस तो अपनी वाटर बॉडी के अंदर इसलिए किया था क्योंकि उसके इतने खूबसूरत फूल होते थे, लेकिन वो अब हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया है। क्यों? क्योंकि वो एक एक्वेटिक वीड की तरह इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है कि पूरे के पूरे जो वाटर सरफेस है उसको पूरा कवर कर लेता है। तो वो फ्लोट करते हुए आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, एरेनकाइमा प्रेजेंट है। इसके बाद आते हैं हमारे कॉलनकाइमा। ठीक है, तो कॉलनकाइमा की जो सेल्स है टिश्यू की, वो लिविंग होती है, इलोंगेटेड होती है, और जो कॉर्नर्स है वहां पर है ना इरेगुलरली थिकन्ड रहती है। क्योंकि वहां पर किसका डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, सेल्यूलोज का डिपोजिशन है, हेमी सेल्यूलोज का डिपोजिशन है, और पैक्टिन का डिपोजिशन है। तो आपको पता है जो अभी हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा की सेल वॉल सिर्फ सेल्यूलोज से बनी हुई थी। यहाँ पर आपके इसके कॉर्नर्स पे है ना आपको बहुत ज्यादा थिकनेस देखने को मिल रही है। ठीक है, इरेगुलरली थिकन्ड है कॉलनकाइमा के जो हमारे कॉर्नर्स है वो बहुत ही थिकन्ड है इरेगुलरली। क्यों? क्योंकि वहां पर किसका डिपोजिशन है, सेल्यूलोज का, हेमी सेल्यूलोज का और पैक्टिन का। यहाँ पर आपको इंटरसेलुलर बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम। ठीक है, कॉलनकाइमा का जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। तो आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवा चलती है तो आपके प्लांट है ना, उनकी टहनियाँ जो है, पत्तियां जो है, फूल जो है, वो सब है ना बहुत तेज तेज हिल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी है ना मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका प्लांट स्ट्रॉन्ग है तो वो टूटते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, कॉलनकाइमा कर रहा है। ठीक है, कॉलनकाइमा किस में हेल्प करता है, आराम से आपके प्लांट के जितने भी पार्ट मैंने आपको बताया, चाहे लीफ है, चाहे स्टेम है, चाहे फ्रूट है, वो सब है ना आराम से बेंड कर जाए बिना टूटे। तो ये काम कौन करता है, कॉलनकाइमा करता है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी करता है कॉलनकाइमा। ठीक है, सबसे मेजर फंक्शन है इसका प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ब्रेकिंग से बचाना, उनको उनकी टहनियों को टूटने से बचाना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्केरल काइमा। तो हमारे जो स्केरल काइमा है, ये टिश्यू की जो ज्यादातर सेल्स है ना, सारी जो सेल्स है मेजरली वो क्या है, डेड सेल्स है। ठीक है, लॉन्ग और नैरो सेल्स होती है, और इसकी जो वॉल्स है वो भी थिकन्ड है। किसकी वजह से, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, लिग्निन प्रेजेंट है। लिग्निन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, इसको हार्ड बनाने में काम करता है। ठीक है, तो इसकी सेल वॉल जो है बहुत ज्यादा थिक है कि यहाँ पर कोई इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता है। आपको पता है हमारे पैरेन्काइमा के अंदर ज्यादातर सेल क्या थी, लिविंग थी, लूजली पैक थी, तो वहां पर बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट था। हमारे कॉलनकाइमा के अंदर बहुत ही कम स्पेस प्रेजेंट होता है, स्केरल काइमा के अंदर तो बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, अब आपको स्केरल काइमा देखने को कहाँ मिलता है, तो आपके प्लांट की स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, वस्कुलर बंडल के अराउंड प्रेजेंट होता है, आपके जो पत्तियां है उसकी जो वेन्स जारी होती है, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा आपके जो सीड्स है, नट्स है, उनकी जो हार्ड कवरिंग है वो किससे बनी हुई है, स्केरल काइमा से बनी हुई है। तो प्लांट पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, हमारा स्केरल काइमा टिश्यू करता है। स्केरल काइमा क्या करता है, आपके प्लांट को हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है। और कभी भी जब आप अपने घर में कभी कोकोनट लेके आते हो तो कोकोनट के ऊपर है ना बहुत सारा हस्क आपको दिखता है, ठीक है, जिसको हम रिमूव करते हैं पहले। तो पूरा का पूरा जो कोकोनट का हस्क होता है वो किसका बना होता है, स्केरल काइमा टिश्यू का बना होता है। तो ये देखो, ये है हमारे पैरेन्काइमा, फिर आते हैं हमारे कॉलनकाइमा, और फिर आते हैं हमारे स्केरल तो पैरेन्काइमा के अंदर आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो कॉलनकाइमा है, यहाँ पर आपको कॉर्नर्स बहुत ही थिकन दिख रहे हैं, और ये जो थिकनिंग है ये किसकी वजह से है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की वजह से। उसके बाद आते हैं हमारे स्केरल काइमा के अंदर आपको कोई भी स्पेस दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और यहाँ पर किसका डिपोजिशन हुआ रहता है, लिग्निन का डिपोजिशन हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए इनका कंपैरिजन टेबल भी बना दिया। तो पैरेन्काइमा का मेजर फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज करना, सिक्रेशन करना, फोटोसिंथेसिस करना और पानी को स्टोर करना। कॉलनकाइमा का मेजर फंक्शन क्या है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ब्रांचेस को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, पूरे प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। स्केरल काइमा का मेजर फंक्शन क्या है, हार्डनेस प्रोवाइड करना, स्टिफनेस प्रोवाइड करना। पैरेन्काइमा के अंदर अगर आप सेल वॉल को देखते हो तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कॉलनकाइमा के अंदर जो थिकनेस आपको देखने को मिलती है कॉर्नर्स पे, वो किसकी वजह से है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। और जो हमारा स्केरल काइमा है उसके अंदर आपको लिग्निफाइड सेल वॉल देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर लिग्निन वाली सेल्स प्रेजेंट होती है।
पैरेन्काइमा के अंदर ज़्यादातर सेल्स क्या है, लिविंग सेल्स है। कोलोनकाइमा के अंदर भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है और हमारे स्केलेकाइमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, डेड सेल्स प्रेजेंट है। फिर आता है पैरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। कोलोनकाइमा में मेजरली प्रेजेंट बहुत ही कम होता है या फिर एब्सेंट हो सकता है और स्केलेकाइमा के अंदर तो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा की दो फॉर्म आपको देखने को मिलती है, एक होती है क्लोरेनकाइमा जो क्या कर सकती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकती है, और एरेनकाइमा जो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, फ्लोट करने में हेल्प करता है हमारे एक्वेटिक प्लांट्स की। कोलोनकाइमा जो है वो हमारा एब्सेंट रहता है मोनोकोट रूट के अंदर। ठीक है, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर भी नहीं होता और रूट्स के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा आपको कोलोनकाइमा। और जो हमारा कोकोनट का हस्क है वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, स्केलेकाइमा से बना हुआ है। स्केलेकाइमा की सेल्स क्या है, डेड सेल्स है, ये बात ध्यान रखनी है। कोई इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है और यहाँ पर लिग्निन की सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, अब जब भी आप अपने प्लांट के आउटर सरफेस को देखोगे तो किससे बना होता है, एपिडर्मिस से बना होता है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल्स की उसको हम क्या टर्म करते हैं, एपिडर्मिस टर्म करते हैं। तो जैसे आप अपनी बॉडी को देखोगे ना, ह्यूमंस की बॉडी को देखोगे तो आपकी जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बुलाते हैं, स्किन बुलाते हैं। ठीक है, हमारी स्किन किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, जिसके बारे में हम एनिमल टिश्यू के अंदर पढ़ेंगे। वैसे ही हमारे प्लांट्स की जो आउटर लेयर है वो किससे बनी हुई है, एपिडर्मिस बुलाते हैं उसको। ठीक है, अब जो हमारे प्लांट्स के एरियल पार्ट्स है उसकी जो एपिडर्मल सेल्स है वो क्या करती है, एक वैक्सी कोटिंग वाटर रेजिस्टेंट लेयर को सिक्रीट करती है। ठीक है, जिससे क्या हो, कम से कम पानी बाहर जाए, मैकेनिकल इंजरी से उनका प्रोटेक्शन हो पाए और कोई भी पैरासिटिक फंगी बैक्टीरियल अटैक उन पे ना हो पाए। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या करती है, आपके प्लांट के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे ह्यूमंस के अंदर स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो इसका प्रोटेक्टिव रोल्स है। तो एपिडर्मिल की जो लेयर है वो कंटिन्यूअस होती है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। देखो मैं ह्यूमन से आपको कंपेयर करके क्यों बता रही हूँ, देखो अगर आपकी स्किन है, आपको ऐसे कंपेयर करना है, प्लांट की स्किन है और आपकी स्किन है, तो प्लांट की स्किन का नाम एपिडर्मिस है, आपकी स्किन को हम एपिथेलियल बोलेंगे। तो आपकी जो स्किन है अगर उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, कंटिन्यूअस लेयर नहीं होगी, तो बहुत सारी चीजें अंदर एंटर कर सकती है, बहुत सारा अटैक आपके ऊपर हो सकता है। वैसे प्लांट के साथ भी तो होगा ना, बहुत सारी मैकेनिकल इंजरी उसे हो सकती है। अगर स्पेस प्रेजेंट होगा तो कोई भी बैक्टीरिया वहां से एंटर कर सकता है, कोई भी पैथोजन वहां से एंटर कर सकता है। तो इसलिए हमारी एपिडर्मिस की जो लेयर है वो हमेशा एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, यानी कि लगातार वो होती है, कोई स्पेस वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एपिडर्मिस यूजुअली किसकी बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। ठीक है, अब एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी थिक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। और क्यूटिकल का मेजर फंक्शन होता है कि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। तो आपको पता है हमारे प्लांट को है ना अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए पानी की जरूरत होती है। जितना भी एक्सेसिव पानी होता है, जैसे आपकी बॉडी एक्सेसिव पानी को है ना पसीने के फॉर्म में बाहर निकाल देती है, वैसे हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस करते रहते हैं जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो जब प्लांट है ना वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकालता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस ना हो जाए इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या टर्म करते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी एपिडर्मिस है, प्लांट्स के पास जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो हमारे प्लांट के जो रूट्स है उनके पास भी बहुत सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो उसकी किस में मदद करते हैं, सॉइल के अंदर आपने जितने भी मिनरल्स प्रोवाइड किए, जितना भी पानी डाला, वो सब के सब किसको मिल सके, एब्जॉर्ब हो सके। किसकी मदद से वो एब्जॉर्ब होते हैं, जितने भी रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो रूट हेयर्स जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं वो फिर कहाँ जाता है, पूरे के पूरे प्लांट की बॉडी के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अगर स्टेम के पास एपिडर्मल हेयर है तो उसका एक स्पेशल नाम हो जाता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, ट्राइकोम्स बुलाते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्राइकोम्स क्या होते हैं, तो और कुछ नहीं होते, एपिडर्मल हेयर्स है जो कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टेम में प्रेजेंट है। अगर रूट के अंदर प्रेजेंट है तो उनको हम रूट हेयर्स बुला रहे हैं, अगर वो स्टेम के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम ट्राइकोम्स बुला रहे हैं। ठीक है, अब आता है कि हमारी एपिडर्मिस का रोल क्या है। ठीक है, तो एपिडर्मल सेल जो हमारे रूट में प्रेजेंट है तो उसका मेजर फंक्शन है वाटर एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, मिनरल को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि जितना ज्यादा पानी हमारा प्लांट के रूट ले पाए, जितने न्यूट्रिएंट्स को वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये किसका रोल है, एपिडर्मिस का रोल है, ताकि आपके प्लांट्स को सारे के सारे वाटर मिल सके, सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिल सके। उसके बाद आपने देखा है आपके जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, डेजर्ट में पानी ही नहीं होता है, बहुत कम पानी होता है। तो वहां पर क्या होता है, एपिडर्मिस लेयर के पास एक
थिक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिन बोलते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस है जिसके पास कैसी क्वालिटी है, वाटर प्रूफ क्वालिटी है। यानी कि अगर हमारे डेजर्ट प्लांट लगातार ट्रांसपिरेशन करते रहेंगे तो उनको तो न्यू पानी मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि डेजर्ट के अंदर ऑलरेडी पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इसलिए उनके पास क्या होता है, एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है बहुत ही थिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिन बोलते हैं। और ये क्या करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है डेजर्ट प्लांट के अंदर। हमारे नॉर्मल प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन डेजर्ट प्लांट में तो इसका रोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। उसके बाद आपने देखा होगा आपके प्लांट की जो बार्क होती है, ठीक है, कॉर्क होती है, तो जैसे जैसे आपका प्लांट बूढ़ा होता रहता है, उसकी आउटर प्रोटेक्टिंग टिश्यू जो है उनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और एक सेकेंडरी मेरिस्टीम किसको रिप्लेस कर देता है, जो वहाँ पर एपिडर्मिस प्रेजेंट थी। पहले आपके स्टेम के पास क्या प्रेजेंट थी, एपिडर्मिस प्रेजेंट थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, बूढ़ा होता गया, अब उसको किसने रिप्लेस कर दिया है, सेकेंडरी मेरिस्टीम ने रिप्लेस कर दिया है। तो सेल्स जो है आउटर वो कट ऑफ हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर बना लेते हैं, और उस लेयर को ही हम क्या बुलाते हैं, बार्क बुलाते हैं, ठीक है, छाल बुलाते हैं, हिंदी में हम उसे छाल बुलाते हैं। तो जो कॉर्क की सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस वहाँ भी प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद हमारी जो बार्क है, हमारे ट्रीज की जो बार्क है, वो एक केमिकल को रिलीज करती है जिसका नाम है स्यूबेरिन, ठीक है। और ये स्यूबेरिन उसकी किस में हेल्प करता है, इम्पेरिवियस बनाता है, कोई भी गैस और वाटर उसको क्रॉस ना कर सके, ठीक है। अब हमारे डेजर्ट प्लांट की एपिडर्मिस के पास क्या है, क्यूटिन है, ताकि वहां से वाटर लॉस ना हो जाए, और हमारे कॉर्क और बार्क के पास क्या प्रेजेंट है, स्यूबेरिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डेजर्ट प्लांट की जो वैक्सी कोटिंग है उसको हम क्यूटिन कहते हैं, और हमारी जो बार्क है उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है उसे हम स्यूबेरिन कहते हैं। उसके बाद अगर कभी भी आप अपने प्लांट्स के लीव्स को देखोगे, तो माइक्रोस्कोप में जब आप उनको देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, उसके सरफेस पे आपको टाइनी पोर्स दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, स्टोमेटा बुलाते हैं। अब स्टोमेटा हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा को आप अगर देखोगे ना, उनके बाहर दो सेल्स प्रेजेंट होती है किडनी शेप की, जिनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। तो गार्ड सेल्स किस में मदद करती है। अब स्टोमेटा क्यों चाहिए, जैसे आपके पास है ना लंग्स प्रेजेंट है ना गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, वैसे हमारे प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन किसकी मदद से करते हैं, स्टोमेटा की मदद से करते हैं। तो स्टोमेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गैसेस एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। और जो हमारा ट्रांसपिरेशन है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो भी किसकी मदद से होता है, स्टोमेटा की मदद से होता है, ठीक है। हमारे जितने भी प्लांट्स हैं ग्रासेस को छोड़ के, उनके पास जो गार्ड सेल्स है वो किस शेप के होते हैं, किडनी बीन शेप्ड होते हैं। और हमारे ग्रास के गार्ड सेल्स को अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको किस टाइप के स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, डम्बल शेप्ड स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डम्बल शेप्ड स्टोमेटा किसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रासेस के अंदर कैसे शेप होती है, हमारे स्टोमेटा की डम्बल शेप्ड होती है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी किस में मदद करेंगे, गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं प्लांट की। ये देखो, ये है हमारा स्टोमेटा। तो जब आपका स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है, तो क्या हो रहा होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। अब देखो स्टोमेटल पोर ओपन है, ठीक है। जैसे ही गार्ड सेल्स को लगेगा कि अब सारा काम हो गया है, ट्रांसपिरेशन की अब और जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप को बंद कर लेते हैं और हमारा स्टोमेटा जो है वो भी क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये तो थे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं, और वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक कॉमन फंक्शन को अचीव करने के लिए। तो दो ही टिश्यू हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, एक है जाइलम टिश्यू और एक है फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बुला रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको है ना एक टाइप की सेल देखने को नहीं मिलती है, डिफरेंट टाइप की सेल देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करते हैं पहले जाइलम टिश्यू की। तो जाइलम टिश्यू के अंदर आपको ट्रैकेट्स देखने को मिलेंगे, वेसल्स देखने को मिलेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा, और जाइलम फाइबर देखने को मिलेगा, यानी कि 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर आता है हमारा फ्लोएम टिश्यू, जिसके अंदर आपको सीव ट्यूब देखने को मिलेगी, कंपेनियन सेल्स देखने को मिलेगी, फ्लोएम फाइबर देखने को मिलेगा, और फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या टर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर ये टर्म किए जाते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, वस्कुलर बंडल को फॉर्म करते हैं। हमारे प्लांट के अंदर जितना भी फूड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, जितना भी पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस समय हम उनकी मदद कौन करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम करते हैं। इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। जाइलम का काम क्या होता है, जितने भी मिनरल्स है, जितने भी वाटर है, उनको वर्टिकली यूनि डायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में लेके जा सकता है चीज़ों को। तो जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही थिक वॉल्स होती है, और उनमें से ज़्यादातर सेल्स कैसी हैं, डेड सेल्स है। ट्रैकेट्स और वेसल जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि उन्होंने ट्यूब लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, और ये किसमें मदद करते हैं, वाटर और मिनरल्स के वर्टिकल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। कौन,
हमारे जाइलम के अंदर जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा जो है उसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना और साइड वे कंडक्शन करना पानी का। देखो अगर आप है ना एक ही टहनी पर हो, ठीक है, वहां पर है ना दूसरी टहनी के जो दूसरे वाली लीफ है उसको पानी चाहिए, साइड वे कंडक्शन बस आपको करना है, तो उसके लिए है ना पूरा का पूरा हम ट्रैकिड एंड वेसल का इस्तेमाल नहीं करते, जाइलम पैरेन्काइमा ही हमारी उसमें हेल्प कर देता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर में कौन हेल्प करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जाइलम पैरेन्काइमा हमारी उसमें हेल्प करता है। और जो जाइलम फाइबर्स है वो क्या करते हैं, मेनली सपोर्टिव फंक्शन रोल प्ले करते हैं, सपोर्ट देने का काम करते हैं, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट देने का काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है, अब देखो आपको पता है जो हमारी लीव्स है उनको हम क्या बुलाते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ दी प्लांट बुलाते हैं। फूड फैक्ट्रीज क्यों बुलाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो सारा का सारा खाना कहाँ बनाता है, पत्तियों के अंदर बनाता है। लेकिन खाना सिर्फ पत्तियों को तो नहीं चाहिए, फ्रूट को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, बाकी के सारे पार्ट्स को भी खाना चाहिए। तो उन तक खाना लेके जाने का काम कौन करता है, हमारा फ्लोएम करता है। पानी को लेके जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है, और खाने को लेके जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। अब हमारे फ्लोएम के पास जो सीव ट्यूब्स है वो ट्यूबुलर सेल्स है, जिनके पास क्या है, परफोरेटेड वॉल्स है। परफोरेटेड वॉल्स का मतलब है उसके अंदर छेद प्रेजेंट है, ठीक है। उन छेद की मदद से ही तो आपका खाना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा ना, तो सीव ट्यूब के अंदर परफोरेशंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे जाइलम जो है ना वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, ये बाई डायरेक्शनल फ्लो कर सकता है, यानी कि है ना ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है फ्लोएम के अंदर, ठीक है। अब फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के फ्लोएम के अंदर जितनी भी सेल्स है वो सब लिविंग है, और फ्लोएम फाइबर्स जो है वो डेड सेल्स है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर है ना जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अब ये तो थे हमारे प्लांट टिश्यूज, अब आते हैं हमारे एनिमल टिश्यू। तो उन्होंने आपसे क्या एक्सपेक्ट किया है, आपसे सिर्फ 4 टाइप के एनिमल टिश्यू उन्होंने एक्सपेक्ट किए हैं। कौन से हैं वो टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ये सारे के सारे वो टिश्यू हैं जो आपके अंदर प्रेजेंट है। तो आपको इन्हें समझने में बहुत आसानी होनी चाहिए और आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से मालूम भी होना चाहिए। प्लांट टिश्यू तो थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है आपके लिए, लेकिन ये तो इमेजिन करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। तो आपकी बॉडी की जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो पूरी की पूरी बॉडी को जिसने आपको कवर कर रखा है, जैसे हमारे प्लांट्स को एपिडर्मिस ने कवर कर रखा था, वैसे आपकी पूरी बॉडी को किसने कवर कर रखा है, एपिथेलियल टिश्यू ने कवर कर रखा है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, जितनी भी कैविटीज आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो सब किससे लाइंड है, एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड है। तो ये क्या करती है, आपके बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है उनको एक दूसरे से सेपरेट रखने का भी काम करती है। आपने देखा है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम अलग है, हमारे लंग्स एकदम अलग है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम अलग है। उन सबको अंदर बैरियर्स का काम कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू करता है। हमारी जो स्किन है, हमारे माउथ की जो लाइनिंग है, हमारे ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, हमारे लंग्स एल्वलाई की जो लाइनिंग है, हमारे किडनी टिब्यूल्स की जो लाइनिंग है, ये सब किससे बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बने हैं। आपके माउथ के अंदर जितनी भी लाइनिंग हो रखी है वो सब किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। आपकी जितनी भी वेन्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, उनकी जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है वो भी किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। आपकी किडनी के अंदर जो टिब्यूल्स प्रेजेंट है वो भी किससे लाइंड है, एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड है। आपके जो लंग्स के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको हम एल्वलाई बुलाते हैं, जहाँ पर हमारा मेजर गैशियस एक्सचेंज का साइट है, वो भी किससे लाइंड है, एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड है। अब जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है और कंटिन्यूअस शीट फॉर्म करता है। अब ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी, हमारी जो पूरी स्किन है वो किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं होगी, टाइटली पैक्ड नहीं होगी, बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होगा, तो आराम से बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं, पैथोजेंस मूव कर सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल चीज एंटर कर सकती है आपकी बॉडी के अंदर। तो ऐसा ना हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हमारे एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं, कंटिन्यूअस लेयर रहती है, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को नहीं मिलती है। आपने देखा होगा कभी कभी जब आपकी स्किन के अंदर कोई कट लग जाता है तो बहुत सारे हम उसमें फटाफट एंटीसेप्टिक लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वहां पर वो कट रहा तो बहुत सारी जो पैथोजेंस है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और आपको बहुत सारी बीमारियां घेर सकती है, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। और जब भी कोई चीज आपके शरीर के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है तो उसे कम से कम एक लेयर ऑफ एपिथेलियम को तो क्रॉस करना ही पड़ता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है, मटेरियल के एक्सचेंज में मदद करती है, पर वो ये देखती है पहले कि ये चीज़ मेरी बॉडी के लिए ठीक है या ठीक नहीं है। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको वो अंदर जाने देती है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पैथोजन है, उनको वो एंटर नहीं करने देती है, ठीक है।
ये किसका काम है? हमारी एपिथेलियल टिश्यू का काम है। अब देखो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसके डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। स्क्वैमिश एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा, क्यूबॉइडल की फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो स्क्वैमिश में क्या होता है? फ्लैटेंड सेल्स है, सारी की सारी सेल्स जो है वो एकदम फ्लैट है, ठीक है। क्यूबॉइडल में क्या है? क्यूब लाइक सेल्स आपको दिखाई दे रही है। कॉलुमिनार में क्या है? आपको ऐसा लग रहा है ना कॉलम 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 बने हुए हैं, ठीक है, टॉल सेल्स है। सिलिएटेड कॉलुमिनार में क्या है? एकदम कॉलम के अंदर ही अगर सीलिया प्रेजेंट हो जाते हैं, तो कॉलमनार के ऊपर अगर आपका कॉलमिनार सेल्स है, उसके ऊपर अगर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, तो इसका ये एक स्पेशल नाम हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिलिएटेड कॉलमिनार बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जो किससे बने हुए हैं? सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है ना सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बाद आते हैं हमारे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें है ना 2 या 2 से ज्यादा सेल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, किससे? किसी भी केमिकल स्ट्रेस से, किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस से, यानी कि कोई आपको जोर का झटका दे रहा है, किसी तरीके का केमिकल आपकी बॉडी के ऊपर डाल रहा है, तो उन सब से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? आपके एपिथेलियल लेयर करती है, ठीक है। तो हमारी स्किन का जो ड्राई सरफेस है उसको कवर करने का काम, हमारी जो बकल कैविटी है उसका जो मॉइस्ट सरफेस है उसको कवर करने का काम, हमारे फेरिंग्स को, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स को कवर करने का काम कौन करते हैं? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। अब हमें अपने स्क्वैमिश एपिथेलियम के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम क्या होता है। तो सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम जो है बहुत ही पतली पतली सेल्स होती है, फ्लैट और डेलिकेट लाइनिंग होती है। देखो ये क्या है? हमारा सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम है, जहां पर आपको एकदम फ्लैटेंड सेल्स देखने को मिलती है, एकदम लेटी हुई सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका जो ईसोफेगस है, जो आपका फूड पाइप है, उसकी जो लाइनिंग है वो किससे लाइन हो रखी है? सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम से लाइनिंग हो रखी है। आपके जो माउथ की पूरी लाइनिंग हो रखी है वो भी किससे हो रखी है? सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम से लाइन हो रखी है। आपकी जो स्किन है, ठीक है, वो भी किससे लाइंड है? स्क्वैमिश एपिथेलियम से लाइंड है, ठीक है। हमारे जो ब्लड वेसल्स है, हमारा जो एल्वेलाई है, ईसोफेगस है, माउथ है, वहां सब जगह क्या लाइंड है? हमारा सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम लाइंड है। आपको ये बात इसलिए याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि लंग्स एल्वेलाई के अंदर सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम होता है या सिलिएटेड होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम। तो अगर हमारी एपिथेलियल लेयर्स है ना, बहुत सारी लेयर्स में अरेंज कर ले खुद को, यानी कि एक सिंगल लेयर नहीं रह गई है, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। और ऐसी लेयर्स क्यों प्रेजेंट है? ताकि वियर एंड टियर से आपको बचा सके। कोई भी एकदम से ऐसा नहीं होता ना, किसी ने आपको थोड़ा सा मारा और एकदम से आपकी पूरी स्किन फट जाती है, नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि कई लेयर्स प्रेजेंट है आपकी स्किन में, ठीक है, वियर एंड टियर से प्रिवेंट करने के लिए। हर छोटी चीज से आपको बहुत मेजर इंजरी नहीं आती है, क्यों? क्योंकि हमारी जो लेयर्स है स्किन की वो कई लेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हमारी जो स्किन है वो किसका एग्जांपल है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम का एग्जांपल है, ठीक है। स्किन जो है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम के अंदर आती है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि अब जो वो फ्लैटेंड सेल थी ना, उसकी कई लेयर बन गई है। वहां पर सिंगल लेयर थी, यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5 ऐसे कई लेयर के बाद जो बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉलुमिनार एपिथेलियम, ठीक है। तो ये कॉलुमिनार एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपकी बॉडी में जहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, सिक्रीशन का काम हो रहा है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपको पता है हमारा बॉडी के अंदर पूरा का पूरा फूड जो है वो डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पे शुरू होता है? इंटेस्टाइन के अंदर शुरू होता है, स्पेशली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पर ना टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कॉलुमिनार यानी कि पिलर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा एपिथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है? कॉलुमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है हमारे सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अब यहाँ पे सीलिया क्यों चाहिए? तो आपको पता है हमारे लंग्स के अंदर है ना बहुत सारा म्यूकस प्रोड्यूस होता रहता है। कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर करता है, उन सबको क्लियर करने का काम कौन करेगा? यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो करेंगे। तो अगर उनके पास सीलिया प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होंगे, तो वो सारे के सारा जो इन्फेक्शन आ रहा है, डस्ट आ रहा है, उस सबको ट्रैप कर लेते हैं और क्लियर करते रहते हैं। तो इसलिए है ना यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। उसके अलावा अगर आप देखोगे ना, फीमेल की बॉडी के अंदर जो फिलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, आपको पता है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो फिलोपियन ट्यूब के अंदर है ना आपको सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम देखने को मिलता है। अब वो वहां पर क्यों प्रेजेंट है? तो आपको पता है हमारी ओवरी क्या रिलीज करती है? ओवर रिलीज करती है, और मेल की बॉडी से स्पर्म आता है। इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? फिलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो जो हमारा ओवर रिलीज हुआ ओवरी से, वो मूव कर करके फिलोपियन ट्यूब में वहां पहुंच जाए जहां पर
फर्टिलाइजेशन होनी है और हमारा स्पर्म भी वहाँ मूव कर करके पहुँच जाए, उनको एक जगह पे पहुँचाने के लिए छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो उनकी मूवमेंट में आगे 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 पहुँचाने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। आपको याद रखना है कि आपके जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स है वहाँ पर, और हमारी जो फिलोपियन ट्यूब है उसके अंदर सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट है। फिर आते हैं हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूब लाइक शेप्ड सेल्स आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, आपके जो किडनी के ट्यूब्यूल्स है, आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके डक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, और इनका काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिर आते हैं हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो कभी कभी क्या होता है, आपके एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और वो एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड को बना लेते हैं, और उसी को हम क्या टर्म करते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम हम उसको बुलाते हैं। फिर हमारे बॉडी के अंदर आपको है ना डिफरेंट टाइप्स की जंक्शंस देखने को मिलती है। 3 मेजर टाइप की जंक्शन जो आपको समझनी है और इनका फंक्शन आपको समझना है। तो जो हमारी टाइट जंक्शंस होती है, हमारे टिश्यू से है ना कोई भी सब्सटेंस जो है वो लीक ना कर जाए, ठीक है, हमारे टिश्यू के अक्रॉस लीक ना कर जाए। तो इसमें हमारी हेल्प कौन कर रही होती है, टाइट जंक्शंस हेल्प कर रही होती है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस को टिश्यू से लीक ना करने देने में हमारी मदद कौन करती है, टाइट जंक्शंस करती है। उसके बाद आते हैं अडहेरिंग जंक्शन। तो अडहेर वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, चीजों को अडहेर करके रखना, ठीक है, साथ में रखना, नेबर करके रखना, ठीक है। तो अडहेरिंग जंक्शंस क्या करती है, सीमेंटिंग का काम करती है, हमारी नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे से जोड़ के रखने का काम करती है हमारी अडहेरिंग जंक्शंस। फिर आती है हमारी गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शंस किस में हेल्प करती है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। यानी कि जैसे एक सेल प्रेजेंट है, इसी के साइड में दूसरी सेल प्रेजेंट है, इनके साइटोप्लाज्म में जो एक कनेक्शन परफॉर्म करती है, एक कनेक्शन का काम करती है, आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिग मॉलिक्यूल्स जो है वो क्रॉस कर सके, किसकी मदद से, गैप जंक्शन की मदद से। तो किस में हेल्प हो रही है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प कर हो रही है। उसके बाद आता है हमारे दूसरे टाइप का टिश्यू जो है हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो आपको पता है जब भी कभी आप अपनी बॉडी को टच करोगे तो आपको एक हार्ड सा सब्सटेंस फील होता है जो होता है बोन, और एक सॉफ्ट सा सब्सटेंस फील होता है जो क्या है, हमारी मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। तो हमारे जो मस्कुलर टिश्यू है वो किससे बने हुए हैं, इलोंगेटेड सेल से बने हुए हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, मसल फाइबर्स बुलाते हैं। अब ये जो टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, वो आपकी किस में मदद करता है, आपकी बॉडी की मूवमेंट में मदद करता है। आप अपने हाथ को हिला पाते हो, पैर को हिला पाते हो, बॉडी को मूव करा पाते हो, किसकी मदद से, मस्कुलर टिश्यू की मदद से। मस्कुलर टिश्यू के पास स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बुलाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं ताकि बॉडी के अंदर मूवमेंट हो सके, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब अगर आप अपनी हर एक मसल को देखोगे तो वो किससे बनी हुई है, आपकी मसल्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से बनी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे फाइन फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या टर्म करते हैं, मायोफिब्रिल्स बुलाते हैं, और ये पैरेलली अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मायोफिब्रिल्स है। उसके बाद हमारी जो मस्कुलर टिश्यू है वो किस किस में डिवाइडेड है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी वॉलेंट्री मसल, जिसको हम स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी मसल जो वॉलेंट्री है, जिसका मूवमेंट है ना मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग होगा, मेरी विल के अकॉर्डिंग होगा, जिसे मैं अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ। अगर मेरा मन है कि वहां से हाथ फैलाकर मैं कोई चीज उठा लूँ तो मैं उठा सकती हूँ। तो जो मसल्स मेरी विल के अकॉर्डिंग काम करती है उनको हम वॉलेंट्री मसल बुलाते हैं या फिर स्ट्रेटेड मसल बुलाते हैं, ठीक है। इन मसल को हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं क्योंकि मोस्टली ये किससे अटैच रहती हैं, बोन से अटैच रहती हैं और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। जैसे कि आपके लिम्स यानी कि आपके जो हाथ पैर है वो किसका एग्जाम्पल है, वॉलेंट्री मसल का एग्जाम्पल है, स्ट्रेटेड मसल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये जो मसल्स है ना, इनके अंदर आपको अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स के स्ट्रेशंस दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम स्ट्रेटेड मसल्स भी है। यानी कि पहले एक आपको लाइट बैंड दिखाई देगा, फिर एक डार्क कलर का बैंड दिखाई देगा, फिर एक लाइट बैंड दिखाई देगा, फिर एक डार्क कलर का बैंड दिखाई देगा। तो इसकी वजह से आपको जो स्ट्रेशंस नजर आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रेटेड मसल भी है, ठीक है। इसके अंदर जो टिश्यू के सेल्स है वो क्या है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, अनब्रांच देखने को मिलता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस कौन सी मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वॉलेंट्री मसल या फिर स्ट्रेटेड मसल के अंदर आपको कैसा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। उसके बाद आती है हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ऐसी मसल्स जिनको मैं अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकती, मैं चाहूँ ना चाहूँ वो अपने अकॉर्डिंग मूव करती रहेंगी। तो उनको हम क्या टर्म करते हैं, इनवॉलेंट्री मसल भी बुलाते हैं, स्मूथ मसल भी बुलाते हैं और अनस्ट्रेटेड मसल भी बुलाते हैं, ठीक है। ये तीनों इसके नाम हो सकते हैं। तो आपको पता है जब आप खाना खाते हो तो आप अपने खाने को नहीं बोल रहे हो, अपनी एलिमेंट्री कैनाल को नहीं बोल रहे हो कि नीचे 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 जाके मूव करो, ठीक है। खाने को मूव करने के लिए आप ऑर्डर नहीं दे रहे हो, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वो अपने आप कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो एक ऐसी मसल
मूवमेंट है इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। आपकी आंखों की जो इरिस है वो कंटिन्यूसली अपना काम करती रहती है। आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनको कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, आप नहीं बता रहे हो अपने हार्ट को। कंटिन्यूसली आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो ये काम करती रहती है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके लंग्स है वो कंटिन्यूसली एयर को फिल करने का काम करते रहते हैं, ठीक है। आपके जो यूरेटर्स है, ये सारे के सारे जो आपके बॉडी फंक्शन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका दिल अपने आप धड़कता है, आपकी जो आंख है वो अपने आप झपकती है, आपका जो खाना है वो अपने आप मूव करता है, डाइजेस्ट होता है। ये सारी की सारी मूवमेंट कैसी मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है। अब ये जो सेल्स है यहाँ पे भी लॉन्ग सेल्स है, पॉइंटेड एंड्स है। इनके पॉइंटेड एंड्स कैसे दिखाई देते हैं, स्पिंडल शेप्ड के दिखाई देते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा है, सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। फिर आती है हमारी कार्डियक मसल। तो आपको पता है जो हमारा पूरा का पूरा हार्ट होता है वो किससे बना होता है, हमारी कार्डियक मसल से बना होता है। हमारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दिखाती हैं पूरी जिंदगी। हमारा हार्ट हर वक्त कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है, और इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं, इनवॉलेंट्री मसल बुलाते हैं। आपका हार्ट का जो मूवमेंट है वो भी आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है, वो भी अपने आप मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारी जो कार्डियक मसल है वो भी किसके अंदर आती है, इनवॉलेंट्री मसल का टाइप है एक तरीके से, क्योंकि हमारा हार्ट हमारे अकॉर्डिंग मूव नहीं करता है। हार्ट की जो मसल्स है वो सिलिंड्रिकल है, ब्रांच्ड है और यूनिन्यूक्लिएटेड है। यहाँ पर भी आपको कैसा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और अनब्रांच्ड आपको कहाँ देखने को मिल रहे थे, हमारी वॉलेंट्री मसल के अंदर देखने को मिल रहा था। मल्टी न्यूक्लियस भी आपको कहाँ देखने को मिल रहा था, हमारी वॉलेंट्री मसल के अंदर देखने को मिल रहा था। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टाइप का टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। तो आपको पता है जब भी कभी आप किसी चीज को टच करते हो, एकदम से आपने किसी कांटे को टच किया, आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, एकदम से आप अपना हाथ उठा लेते हो, मिली सेकेंड्स का भी काम नहीं है उसमें में आप अपना हाथ मूव कर लेते हो। तो ऐसा किसकी मदद से होता है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर है ना बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो क्या करते हैं फटाफट सिग्नल को ट्रैप करते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड पे मूव करता है, फिर ब्रेन में मूव करता है, ब्रेन फटाक से बताता है कि ये ना ठीक नहीं है, फटाक से वहां से हाथ हटा लो। तो ये सारा का सारा किसकी मदद से हो रहा है, नर्व सेल की मदद से हो रहा है, न्यूरॉन्स की मदद से हो रहा होता है। तो हमारे जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, नर्व सेल और न्यूरॉन बुलाते हैं। अब जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सेल बॉडी देखने को मिलती है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, उससे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, देखो ये है हमारा न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फिर आप देखोगे एक्सॉन प्रेजेंट है, एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट है, ठीक है, फिर शॉन सेल प्रेजेंट है, माइलिन शीट प्रेजेंट है, नोड्स ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है। ये सब कुछ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपकी न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका लेबलिंग आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी आपको एग्जाम में से लेबल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। नर्व एंडिंग भी बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल को। तो क्या होता है, हमारी जो एक नर्व सेल है ना वो लॉन्गेस्ट सेल के अंदर भी आती है। जब आप लॉन्गेस्ट सेल स्मॉलेस्ट सेल पढ़ते हैं तो लॉन्गेस्ट सेल के अंदर कौन पढ़ाया जाता है, हमारा नर्व सेल पढ़ाया जाता है। एक नर्व सेल जो है वो कई मीटर लंबी भी हो सकती है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व इंपल्स है वो कहाँ मूव करते हैं, हमारी मसल के पास मूव करते हैं। हमारी मसल को सिग्नल देते हैं कि यहाँ से हाथ हटा लेना है, क्योंकि मूवमेंट का काम किसका है, मसल्स का है, ठीक है। डेंड्राइट क्या करती है, कोई भी इंपल्स जो उन्होंने फील किया, ठीक है, आपकी उंगली के पास जैसे आपने उंगली को टच किया, वहां पर है ना जो नर्व सेल थी उसने ये सिग्नल ट्रैप किया, तो उसकी जो डेंड्रेटिक पार्ट है वो क्या करेगी, इस इंपल्स को कैरी करेगी। अब वो इसको किसकी तरफ भेजती है, सेल बॉडी की तरफ भेजती है। सेल बॉडी से किसकी तरफ भेजती है, एक्सॉन टर्मिनल के पास भेजती है। फिर वहां से है ना कोई दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट हो रही होगी, उसके डेंड्राइट के पास ही सिग्नल जाएगा। इस तरीके से ये ट्रैवल करता है। देखो आपको ऐसा लगेगा कितना टाइम लगेगा ऐसे ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन ये माइक्रो मिली सेकेंड्स में ही हो जाती है ये सारी चीजें, ठीक है, इतना फास्ट होता है ये। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू, वो है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आप किस किस को पढ़ते हो, ब्लड को पढ़ते हो, बोन को पढ़ते हो, कार्टिलेज को पढ़ते हो, एडिपोज टिश्यू को पढ़ते हो। तो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती है वो लूजली स्पेस्ड रहती हैं और एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर धसी रहती हैं, इम्बेडेड रहती हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जो है वो जेली लाइक भी हो सकती है, फ्लूइड भी हो सकती है, डेंस भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है। अब मैट्रिक्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड को। तो ब्लड जो है वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर हमें किसको पढ़ना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स किसके अंदर आती है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आते हैं हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। आपकी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है,
गैसेस को एक्सचेंज करने का काम, डाइजेस्टेड फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम, और आपकी बॉडी में किडनी तक वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कराने के लिए लेके जाने का काम, ये सारे के सारे काम कौन करता है? आपका ब्लड करता है। ब्लड का मेजर फंक्शन क्या होता है? हमारे सारे ऑर्गन्स तक क्या लेके जाना? ऑक्सीजन लेके जाना, क्योंकि हमारे ब्लड के पास क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और हमारे सारे टिश्यूज तक क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो गैसेस ट्रांसपोर्ट करना इसका बहुत ही मेजर फंक्शन है। फिर आता है हमारा बोन। तो बोन जो है, अब जो हमारा ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था, क्योंकि जो उसकी मैट्रिक्स थी वो कैसी थी? फ्लूइड थी नेचर में। फिर आता है हमारा बोन कनेक्टिव टिश्यू। बोन की जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है? हार्ड मैट्रिक्स है। किससे बनी है? हमारी हड्डी कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी हुई है। आपकी पूरी बॉडी अमीबा की तरह की शेप में नहीं है। अमीबा क्या होता है? शेपलेस होता है, कोई अजीब अजीब सी शेप लेता रहता है, लेकिन आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर शेप रखती है। किसकी मदद से? हमारी बॉडी को शेप देने का काम, फ्रेमवर्क देने का काम, हमारी मसल्स को सपोर्ट देने का काम, ये सारे के सारे काम कौन करता है? हड्डियां करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। आप अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबल, मतलब ऐसे आपका मन किया कि आज अपने हैंड को आप ऐसे पूरा का पूरा 360 पीछे के, अपनी मुंडी को पूरा 360 पीछे घुमा लोगे, ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, बोन जो है वो हार्ड टिश्यू है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। ठीक है, अगर दो बोन्स एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। ये टिश्यू जो है इलास्टिक होता है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, और बहुत ही कम मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अगर आपकी हड्डी के साथ मसल अटैच्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लिगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है। तो अगर बोन और बोन आपस में अटैच है इसको हम लिगामेंट बुलाते हैं, बोन और मसल अटैच है इसको हम टेंडन बुलाते हैं। टेंडन जो है वो फाइब्रस टिश्यू है, बहुत स्ट्रेंथ होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम होती है। उसके बाद आता है हमारा कार्टिलेज। तो कार्टिलेज भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर भी सॉलिड मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, प्रोटीन और शुगर प्रेजेंट होते हैं। आप देखो बोन जो होती है ना वो बहुत ही हार्ड होती है, लेकिन अगर आप अपने नोज की टिप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप अपने ईयर के पिना को टच करने की कोशिश कर रहे हो, ट्रैकिया और लैरिंग्स को देख रहे हो, तो ये है ना बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, तो ये किससे बने हुए हैं? कार्टिलेज से बने हुए हैं। कार्टिलेज उतना हार्ड नहीं होता जितना हार्ड क्या होती है? आपकी बोन हार्ड होती है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो नोज का टिप है, जो आपके ईयर का पिना है, ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, वो सब किससे बने हुए हैं? कार्टिलेज टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे एरोलियर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो एरोलियर एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कहाँ पर मिलता है? आपकी स्किन और मसल के बीच में मिलता है। ठीक है, आपकी ब्लड वेसल्स और नर्व्स के बीच में मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? आपके ऑर्गन्स के अंदर जितना भी स्पेस प्रेजेंट है, इंटरनल स्पेस प्रेजेंट है, उस सबको सपोर्ट करने का काम, उस स्पेस को फिल करने का काम कौन करता है? आपका एरोलियर टिश्यू करता है। और आपके बॉडी के अंदर जब भी कोई इंजरी हो जाती है, आपको कोई भी चोट लग जाती है, आपके टिश्यू के अंदर कोई भी डैमेज आ जाता है, उन सबको रिपेयर करने में जो टिश्यू हमारी हेल्प करता है ना, वो कौन होता है? एरोलियर टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारे ऑर्गन्स के बीच में जितना भी स्पेस है उसको फिल करने का काम करता है, और जितने भी हमारे टिश्यू के अंदर रिपेयर का काम चल रहा होता है, इंजरी के टाइम जो भी रिपेयर हो रहे होते हैं हमारे टिश्यू, उनको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है? एरोलियर टिश्यू करता है। उसके बाद आता है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है? फैट को स्टोर करने का काम करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं ना वो थोड़े ज्यादा मोटे होते हैं। तो वो थोड़े ज्यादा मोटे क्यों है? क्योंकि उनकी बॉडी के जो एडिपोज टिश्यू है उन्होंने बहुत अच्छे से फैट को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो फैट स्टोरिंग टिश्यू क्या होता है? एडिपोज टिश्यू होता है। कहाँ पर मिलता है? आपकी स्किन के नीचे मिलता है, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या फील्ड है? इनके अंदर क्या फील्ड है? फैट ग्लोबुल्स फील्ड है। ठीक है, और ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि जो ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर है ना बहुत ज्यादा एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट भरा हुआ है, उनको ठंड भी कम लगेगी ना, इंसुलेट करने का काम कर रहा है वो, तो एक इंसुलेटर की तरह भी काम करता है हमारा एडिपोज टिश्यू। इसी के साथ हमारा टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विद एमसीक्यू। हमारा टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो गया और बहुत जल्दी हम टिश्यू चैप्टर के एमसीक्यू भी करेंगे। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।